भारत में एक इतना बड़ा ट्रेन हादसा हो जाता है, वो भी ऐसा ट्रेन हादसा जो पिछले 20 साल में पूरी दुनिया में नहीं हुआ। तो आखिर कैसे हुआ? इंटरलॉकिंग सिस्टम लगा हुआ था जो कि बहुत ही मॉडर्नाइज सिस्टम है, उसके बावजूद यह हादसा कैसे हो गया? अब देखिए, सीबीआई आएगी अगर जांच के लिए तो वो एक एक पहलू से जांच करेगी। वो ये नहीं है कि टीवी में जो दिखा रहे हैं या कोई बोल रहा है तो उस पहलू से जांच होगी। जांच होगी स्क्रैच लेवल से, ग्राउंड लेवल से, एक एक पहलू की, एक एक चीज की जांच होगी। इंटरलॉकिंग सिस्टम काम कर रहा था या नहीं कर रहा था, कोई व्यक्ति बाहर से आया वो करके गया, या फिर किसी डिपार्टमेंट के व्यक्ति ने किया, या फिर कोई ह्यूमन एरर था, या फिर मशीन खराब हुई। सीसीटीवी क्या कह रहे हैं अगर वहां पर लगे हुए हैं, आई विटनेस क्या कह रहे हैं, हर एंगल से हर अधिकारी की जिम्मेदारी तय होगी। ये वही व्यक्ति कर सकता है अगर किसी ने किया है जो सिस्टम को जानता हो कि सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे खराब किया जा सकता है। अगर उसको नॉलेज है वही इस हादसे को अंजाम दे सकता है। अब वो व्यक्ति कौन हो सकता है, यही बड़ा सवाल है। जय हिंद दोस्तों, ट्रेन हादसे ने पूरे देश को हिला दिया है, सैकड़ों लोगों की जान चली गई है और कहा जा रहा है कि पिछले 20 साल में इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा ट्रेन हादसा पूरी दुनिया में नहीं हुआ है। अब ये ट्रेन हादसे का रूट कॉज क्या है? टीवी चैनल, सोशल मीडिया चैनल आपको बता चुके हैं कि आखिर कहां पर किस समय क्या क्या चीज हुई है, मगर इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या हैं और इसके साथ ही सीबीआई अगर जांच के लिए मैदान में उतरी तो वो किन किन पहलुओं से जांच करेगी, किसकी पहले गिरफ्तारी होगी, ये बड़ा सवाल है। इसी को लेकर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और टेक्निकल एस्पेक्ट इसके क्या क्या रहेंगे उसके बारे में गहनता से बात की जाएगी। सबसे पहले खुद रेल मंत्री इस हादसे के बाद वहां घटनास्थल पर गए, उसके बाद लगातार वहां पर बने रहे। इसमें खुद रेलवे मिनिस्टर ने कहा कि रूट कॉज का लगभग पता चल चुका है, मगर कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और उसे पब्लिक किया जाएगा। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की रिपोर्ट इतनी महत्वपूर्ण क्यों है कि खुद रेल मंत्री भी उसकी बात कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। अब सबसे पहले यह समझते हैं कि यह हादसा कैसे हुआ। यह हादसा हुआ 2 जून को। 2 जून को शाम 6:30 बजे हावड़ा से, पश्चिम बंगाल से ट्रेन निकलती है कोरोमंडल एक्सप्रेस। वहीं दूसरी तरफ से बेंगलुरु से ट्रेन निकलती है बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये दोनों ट्रेनें ऐसे जा रही थी, एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है। अब देखिए, इसमें यह समझने की जरूरत है कि जब भी किसी रेलवे स्टेशन पर या कोई बड़ा स्टेशन होता है तो वहां पर 2 पटरियां वैसे होती हैं और लूप जो है ट्रैक भी बनाए जाते हैं, लूप लाइन बनाई जाती है। ऐसे ही इस जगह पर भी लूप लाइन बनाई गई थी। जगह थी उड़ीसा और बाहानागा बाजार रेलवे स्टेशन था, जहां पर एक तो मेन लाइन थी और दूसरी लूप लाइन थी। ऐसे ही दूसरी तरफ भी एक मेन लाइन थी और दूसरी लूप लाइन थी, यानी कुल 2 मेन लाइन थी और 2 लूप लाइन थी। अब 2 मेन लाइन का मतलब यह था कि एक तरफ कोरोमंडल एक्सप्रेस जा रही है, दूसरी तरफ ये जो बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस है ये आ रही है। ये दोनों आराम से अपने ट्रैक पर जा सकती थी। लूप लाइन यानी कि एक तरह से आप कह लीजिए कि जो ट्रेन को अगर पार्क करना हो साइड में तो कहां पर करेंगे, तो वो लूप लाइन में किया जाता है। तो वहां पर मालगाड़ी खड़ी थी या फिर कोई भी ट्रेन जिसको काफी समय के लिए साइड में खड़ा करना है, पार्किंग में खड़ा करना है, जैसे हम अपनी कार खड़ी करते हैं, तो वैसे ही इस मालगाड़ी को पार्किंग में खड़ा किया गया था, यानी लूप लाइन में खड़ा किया गया था। लूप लाइन ऐसी होती है, जैसे आप कभी भी ध्यान से देखेंगे ना, रेलवे स्टेशन से पहले जो पटरी आती है, सीधी पटरी चल रही है तो वो मेन लाइन है, मगर जैसे ही पटरी ऐसे गोल घूम जाती है, ऐसे गोल घूमेगी और अचानक से वो दूसरी तरफ को चली जाएगी और साइड में जाकर वो पटरी रुक जाती है, तो उसे लूप लाइन कहा जाता है। तो पार्किंग में यानी लूप लाइन में खड़ी थी मालगाड़ी, गुड्स की ट्रेन खड़ी थी। अब अपनी स्पीड पर कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी। 6:30 बजे ये हावड़ा से निकली और उसके बाद ज्यादा समय नहीं हुआ था, तकरीबन आप लगा लीजिए आधा पौना घंटा हुआ था। और वहीं दूसरी तरफ से बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस आ रही थी। अब पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस आती है, उसे ग्रीन सिग्नल मिला हुआ था। ग्रीन सिग्नल पर पूरी स्पीड से कोरोमंडल एक्सप्रेस चल रही है, पर अचानक से वो सिग्नल लाल हो जाता है। लाल होने का मतलब यह था कि ये ट्रेन आगे नहीं जा सकती, या तो इसे रुकना पड़ेगा या फिर इसे साइड में जाना पड़ेगा, क्योंकि लाल सिग्नल का मतलब आगे कोई और गाड़ी खड़ी है। तो जब पूरी स्पीड पर 100 किलोमीटर की स्पीड पर एक ट्रेन चल रही है तो वो अचानक से कैसे रुक जाएगी? तो इस तरह से ये हादसा हुआ, बहुत जोरदार हादसा हुआ। ट्रेन के जो काफी डिब्बे थे वो इस ट्रेन से टकराकर, मालगाड़ी से टकराकर वो उल्टे हो गए और वो दूसरी साइड में मेन लाइन थी, जहां पर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ने आना था, ये जो बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस थी इसने आना था, वहां पर ये डब्बे जाकर गिर गए। अब जो ये बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस है ये लगभग काफी निकल चुकी थी, पर जब ये हादसा हुआ तो 2 डब्बे, जो बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस है इसके 2 डब्बे कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो डब्बे सारे टकराकर उल्टे हुए थे उनमें जाकर टकरा गए। तो जब उनमें जाकर टकराए तो यह हादसा और भी भयानक हो गया, यानी कि कोरोमंडल एक्सप्रेस में जो लोग थे वो तो हादसे का शिकार हुए ही, वहीं दूसरी ओर
ये बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस में बैठे लोग भी, उसके 2 डब्बों के लोग इसका शिकार हो गए। हादसा इतना गंभीर, इतना ज्यादा विभत्स था कि उसे देखा भी नहीं जा रहा था, और लोग वहां पर, कोई रो रहा था, कोई बिल्कुल शत विशत वहां पर शव पड़े हुए थे। तो इस तरह की इतनी भयावह तस्वीर वहां पर देखने को मिली। अब जो ट्रेन है, ट्रेन में मेन लाइन और लूप लाइन की बात मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। अब इसमें 2-3 थ्योरीज निकलकर सामने आ रही हैं कि आखिर वहां पर हो क्या सकता है। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि देखिए, जांच जो वो है कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, वो अपना जो भी रिपोर्ट देंगे उसके ऊपर काफी चीजें डिपेंड करती हैं। मगर इसके साथ ही जैसे ये हादसा हुआ, एक मल्टी डिसिप्लिनरी जॉइंट इंस्पेक्शन की गई, वो सुपरवाइजर्स की तरफ से की गई। उसमें पता लगाया गया कि जो रूट कॉज है वो इस हादसे का क्या है, किस वजह से यह हादसा हुआ, इतना बड़ा हादसा हो गया। क्योंकि अब जो भी सिस्टम है वो पुराने तरह के सिस्टम नहीं रहे कि एक रेलवे स्टेशन में या कोई एक पूरा कॉल सेंटर बनाया हुआ है, वहां पर कॉल करता है ड्राइवर और पता करता है कि आगे ट्रेन खड़ी है या नहीं खड़ी। उस तरह का सिस्टम नहीं है। अब जो है सीधा सिस्टम है, कंप्यूटराइज सिस्टम है। उसमें ऑटोमेटिकली सिग्नल रेड होता है कि अगर ट्रेन आगे खड़ी है, और अगर ट्रेन आगे खड़ी नहीं है, आगे ट्रैक बिल्कुल क्लियर है, तो ग्रीन सिग्नल हो जाता है। जैसे आप सड़कों पर देखते हैं कि जब आप लाइट पॉइंट पर रुकते हैं तो लाल सिग्नल जब होता है तो वो ऑटोमेटिकली लाल होता है और उसके बाद ग्रीन हो जाता है। तो इसी तरह से ट्रेन में, रेलवे में एक सिस्टम अपनाया गया है जिसे इंटरलॉकिंग सिस्टम कहते हैं। अब ये इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। मगर जो ये इंटरडिसिप्लिनरी जो जॉइंट टीम थी, जो सुपरवाइजर्स की, उसने भी अपना निष्कर्ष लगभग ये निकाला कि पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस को ग्रीन सिग्नल दिया गया, उसके बाद जो है अचानक से वो सिग्नल रेड हो जाता है, वो ग्रीन सिग्नल बंद हो जाता है, और जिससे कि ड्राइवर डर जाता है, उसे समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। और प्राइमा फेसाई जो जांच हुई है, जिसे प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कहते हैं, उसमें बताया गया कि ड्राइवर की इसमें कोई गलती नहीं है, गलती ग्राउंड पर हुई है। अब क्या गलती हुई है, किससे हुई है, ये जांच का विषय है। अब सवाल कई तरह के खड़े हो रहे हैं, मगर आपको इंटरलॉकिंग सिस्टम समझाता हूं ये क्या होता है। इंटरलॉकिंग सिस्टम एक सेफ्टी मैकेनिज्म है। सेफ्टी मैकेनिज्म ऐसे कि ये जो रेलवे का जितना भी रेलवे स्टेशन के पास जो चीजें होती हैं, जैसे कि सिग्नल है, और इसके साथ ही पॉइंट स्विच है, इसके साथ ही ट्रैक सर्किट है, जो सर्किट होगा जो इलेक्ट्रॉनिकली जोड़ेगा सबको, ये सब आपस में कनेक्ट कर दिए जाते हैं। अब मान लीजिए कि रेलवे स्टेशन पर उसी ट्रैक पर आगे ट्रेन खड़ी है, तो ऑटोमेटिकली एक सिग्नल चला जाएगा, सिस्टम जो प्रोग्राम हुआ है उसके पास एक सिग्नल चला जाएगा, और वो सिग्नल आगे जो मेन पॉइंट्स, लाइट पॉइंट्स लगे हुए हैं उसमें चला जाएगा, उसमें रेड लाइट आ जाएगी। तो जो ट्रेन आगे से आ रही है वो समझ जाएगी कि भाई आगे ट्रेन खड़ी है, इसलिए मुझे यहाँ पर रुकना है। ऐसे ही अगर ट्रैक खाली है तो ग्रीन सिग्नल देखकर ट्रेन आगे चली जाएगी। तो ये इंटरलॉकिंग सिस्टम है, और उससे भी आगे एडवांस टेक्निक है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, जो यहां पर भी मौजूद थी। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है, प्रोग्रामिंग होती है बाकायदा पूरे सिस्टम की, और ट्रेन की मूवमेंट का एक सॉफ्टवेयर होता है, और इलेक्ट्रॉनिकली सारी चीजें मैनेज की जाती हैं। जब आगे सिग्नल क्लियर होगा तभी ट्रेन को आगे जाने की इजाजत होगी, वरना ट्रेन आगे नहीं जा पाएगी। अब ये जो महानागा बाजार रेलवे स्टेशन है, यहां पर यह सिस्टम मौजूद था, तो इसलिए किसी को कोई डर नहीं था। मगर यह हादसा हो कैसे गया, यह सबसे बड़ी बात है कि इंटरलॉकिंग सिस्टम वहां पर लगा हुआ है, फिर भी इतना बड़ा हादसा हो गया। दुनिया में पिछले 20 साल में इतना बड़ा रेलवे हादसा नहीं हुआ, तो इससे सब हैरान है। क्या यह किसी की साजिश है? यह बड़ी बात है। खुद मंत्री, रेल मंत्री कह चुके हैं कि रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन हो चुकी है सीबीआई जांच की, इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच करवाई जाए। हालांकि किसी ट्रेन हादसे की आमतौर पर सीबीआई जांच नहीं होती है, मगर कुछ ना कुछ चीजें ग्राउंड लेवल पर ऐसी मिली हैं जो शक जाहिर करती हैं कि कहीं ना कहीं या तो ये किसी की साजिश हो सकती है, या फिर कुछ बड़ा करने की कोशिश की गई है, या फिर किसी की बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, तो इन चीजों को बहुत ही माइन्यूटली देखने की कोशिश की जा रही है। मगर यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर एक मुद्दा बना रहे हैं। वो मुद्दा बना रहे हैं, एक व्हाइट कलर की बिल्डिंग नजर आ रही है उस रेलवे ट्रैक के पास, वो कह रहे हैं कि ये मस्जिद है, और उसका मतलब आप समझ जाइए कि सोशल मीडिया पर एक अलग तरह की थ्योरी चलाई जा रही है। ऐसी कोई थ्योरी नहीं है। वहां पर जो है एक जो वो बिल्डिंग है वो इस्कॉन टेम्पल है, तो वो सच्चाई में उसका कोई भी जो है उस बात में आप ना आए, और ट्विटर पे या सोशल मीडिया पर जिस भी तरह की ये अलग तरह की थ्योरियां चल रही हैं, इसमें ना जाकर बेसिक बात पर जो है चर्चा की जाए, उस पर मंथन किया जाए। और उड़ीसा की पुलिस ने भी कह दिया है कि जो भी व्यक्ति इस बारे में कम्युनल एंगल देने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब अगर सीबीआई मैदान में उतरती है, सीबीआई जांच करती है, तो किन किन पहलुओं से इस मामले की जांच होगी, यह बड़ी बात है। अब सीबीआई इस पूरे मामले में किस एंगल से जांच करेगी? सबसे पहले सीबीआई ये देखेगी कि सिग्नल जो है
वो अचानक से रेड कैसे हो गया? जो सिग्नल थोड़ी देर पहले ग्रीन था, क्या उसकी कॉन्फ़िगरेशन में किसी ने बदलाव किया? दूसरा पहलू यह होगा कि इंटरलॉकिंग में चेंज किसने किया? जो इंटरलॉकिंग सिस्टम एक प्रोग्राम्ड सिस्टम होता है जिसे कोई छेड़ नहीं सकता, ऑटोमेटिकली वो रन करता है, कभी उसमें खराबी की कोई शिकायत पहले नहीं आई है। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो सिस्टम खराब हो गया जिसने इतने बड़े घटना को, इतने बड़े हादसे को जो है वो बुलावा दे दिया। इसके बाद जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी है, उनकी जो रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर बहुत गहनता से एक एक परत उसकी खंगाली जाएगी, क्योंकि वो ग्राउंड पर रहते हैं। ग्राउंड पर क्या क्या चीज, किसकी गलती, किसकी जिम्मेदारी, वो तय करेंगे। ये भी सीबीआई के लिए एक अहम विषय होगा जांच का। इसके साथ ही इंटरलॉकिंग सिस्टम के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं, मगर जो सिग्नल है, क्या सिग्नल इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ जैसे कनेक्ट था तो सिर्फ इंटरलॉकिंग में ही किसी ने गड़बड़ी की, या सिग्नल को अलग से काट दिया गया और उसको खराब कर दिया गया? इस एंगल से भी जांच की जाएगी। तो सिग्नल आखिर ग्रीन से रेड कैसे हुआ, यह पता किया जाएगा। अगली बात यह है कि सीबीआई यह तय करेगी कि हर अधिकारी की क्या क्या जिम्मेदारी थी। पहले वो समझा जाएगा, उसका एक खाका तैयार किया जाएगा। क्या अधिकारी, नॉर्मली ऐसी घटनाओं में अधिकारी एक दूसरे को बताते हैं कि ये इसकी जिम्मेदारी थी, ये सब तय किया जाएगा कि कौन अधिकारी जिम्मेदार था। अगली बात यह है कि क्या ये किसी की साजिश थी, कोई बाहरी व्यक्ति आया उसने इस सिस्टम में छेड़छाड़ की, या फिर ये डिपार्टमेंट के किसी आदमी का काम था, या फिर ये कोई ह्यूमन एरर था, कोई मनुष्य द्वारा की गई गलती थी, या फिर यह सिस्टम खुद ब खुद ही खराब हो गया। अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ड्राइवर से बात करना। सीसीटीवी कैमरा खंगाला जाएगा, अगर कोई आसपास होगा तो। आमतौर पर नहीं होते ऐसे एरियाज में, मगर अगर होगा तो वो एक बड़ा सबूत, एक बड़ा एविडेंस सीबीआई के पास होगा। अगली चीज जो मीडिया के कैमरों में भी सामने आ रही है वो है चश्मदीद। अगर चश्मदीद वहां पर मिलेंगे तो उनके बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे कि घटना क्या इसी तरह से जो मीडिया में बताई गई है हुई थी, या फिर कोई और चीज हुई थी। दरअसल वैसे मीडिया में बताया जा रहा है पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस आई, मालगाड़ी से टकराई, उसके बाद जो दूसरी ट्रेन है वो कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बों से टकरा गई। इसके बाद यह हादसा विभत्स हुआ, बड़ा हुआ। तो क्या ऐसा ही हुआ या फिर कुछ और हुआ, यह पता करने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद एक लास्ट और बड़ी अहम चीज की साउथ वेस्टर्न रेलवे ने एक लेटर लिखा था। ऐसी खबरें कुछ लोग चला रहे हैं, तो उस लेटर में कितनी सच्चाई है? क्या ऐसा कोई लेटर लिखा गया था? उस लेटर में यह दावा किया जा रहा है, ऐसा लिखा था कि 3 महीने पहले यह सिस्टम खराब हो चुका था, उसमें कुछ खराबी आई थी। तो अगर ऐसा लेटर लिखा गया था कि इस सिस्टम में खराबी आई थी, तो यह तय किया जाएगा कि उस लेटर पर क्या कार्रवाई की गई, और अगर कोई किसी ने कार्रवाई नहीं की तो क्यों कार्रवाई नहीं की, तो यह भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। तो कुल मिलाकर परत दर परत, हर जगह, हर पहलू से जांच करेगी इस मामले की सीबीआई। जय हिंद।